हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 4th चैप्टर, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी, जो कि है ह्यूमन। तो इस ह्यूमन रिसोर्स को हम जो है किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और क्या नीड होती है आखिर ह्यूमन रिसोर्स की। सो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विद हेल्प ऑफ which helps in the process of growth and development of the economy। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स की जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो जाकर हमारे इकोनॉमी को डेवलप करेगा। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे हमें क्या करना है, फोकस करना है एंड उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। देन कम्स हमारे पास दो टाइप के कैपिटल्स जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक आता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल, एक आता है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। तो आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या। सो फिजिकल कैपिटल, इट इंक्लूड्स all those inputs which are required for further production like plant, machinery, factory, building, raw materials etc। तो क्या कहा गया इसके अंदर कि फिजिकल कैपिटल के अंदर हमें वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड फिजिकली वी आर एबल टू सी देम, टच देम। सो उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। सो इट रेफर्स टू द स्किल, it refers to the skill that a person acquires through education, training or experience, adding to his or her values to the production process। यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ऐसा रिसोर्स है, वो ऐसा पर्सन है जो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है जब वो ट्रेनिंग एक्वायर करता है, जब वो एक्सपीरियंस जो है लेता है। तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो आउटपुट है, यानी कि जो प्रोडक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा। सो ये फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल होता है। सो बेसिकली अगर हम देखना चाहें कि इनके बीच में आखिर डिफरेंसेस क्या क्या है, सो फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि जो फिजिकल कैपिटल है उसे हम टच कर सकते हैं एंड मार्केट में जो है वो इजीली जो है सेलेबल होता है, यानी कि उसे हम सेल आउट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल में जो ह्यूमन होते हैं हम उनको भी तो टच कर सकते हैं। अब ह्यूमन को तो टच कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कैपिटल है, यानी कि जो उनकी नॉलेज, उनका स्किल, उसे आप टच नहीं कर सकते। सो ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड, ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। सो द ओनर मस्ट बी प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ह्यूमन जो है वो क्या बेचते हैं, वो ह्यूमन जो है वो तभी ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा जब वो अपनी नॉलेज एंड स्किल का इस्तेमाल करेगा। ओके, सो नेक्स्ट कम्स डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन में क्या है, इट डेप्रिसिएट्स विद कंटिन्यूअस यूज एंड द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी कि फिजिकल कैपिटल्स जो है, यानी कि प्लांट, मशीनरी ले लो, तो आपने देखा ही है कि उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यानी कि ओवर द टाइम उनकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड होती जाती है। ह्यूमन कैपिटल में क्या लिखा है, इट ऑल्सो डेप्रिसिएट्स विथ एजिंग। यानी कि एज के साथ साथ ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बट दिस कैन बी रिड्यूस थ्रू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। लेकिन वैसे अगर ह्यूमन हम बनाते जाएंगे, नए नए ह्यूमंस को हम एजुकेट करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो बरकरार रहेगा। देन कम्स मोबिलिटी। सो फिजिकल कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज थ्रू मूवमेंट मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेड बैरियर्स। यानी कि मोबिलिटी का मतलब है यहाँ पर मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। सो फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या होता है, मूवमेंट जो है वो आसानी से हो जाता है एंड ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज बिकॉज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चरल फैक्टर।
तो फिजिकल कैपिटल जो है उसे क्या कर सकते हैं हम, बाय एयर और बाय वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को रखा और एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ये इतना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस को जो है वो हम इधर से उधर नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि हमारे कुछ नेशनलिटी के रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड दे आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड बाय कल्चरल फैक्टर्स। तो कुछ कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं ह्यूमंस के लिए। देन कम सेपरेशन फ्रॉम ओनर। सो फिजिकल कैपिटल जो है वो ओनर से काफ़ी सेपरेट होता है। ओनर का और फिजिकल कैपिटल जो है वो एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो ह्यूमन का नॉलेज है उसे हम ह्यूमन से अलग नहीं कर सकते, उसे हम उसके बॉडी से जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर्मेशन क्या है? फिजिकल कैपिटल इज क्रिएटेड मेनली थ्रू इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डिसीजंस मेड बाय द ओनर। ये जो फिजिकल कैपिटल है ये ओनर के डिसीजन से बनता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज फॉर्म्ड is partly a social process and partly the result of continuous decisions by the individual। यानी कि इंडिविजुअल जो कंटिन्यूसली डिसीजंस लेता है उसका एक नतीजा है ह्यूमन कैपिटल। देन कम्स क्रिएशन। सो इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अचीव्ड थ्रू conscious policy measures like education, training and healthcare। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा किन चीज़ों पर, ट्रेनिंग देने पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, तब जाकर जो है ह्यूमन कैपिटल जो अच्छे से फॉर्म हो पाएगा। लेकिन फिजिकल कैपिटल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास कोई फिजिकल कैपिटल जो है मौजूद नहीं है तो हम बाहर से उसको एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि उसे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आखिर होता क्या है। हालांकि अभी जो ह्यूमन कैपिटल है उसके बारे में हमने समझ लिया कि ह्यूमन जो है वो एक कैपिटल कैसे बनता है एक इकोनॉमी के अंदर। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक टाइप का क्या है, प्रोसेस है of addition made to the stock of skilled and capable people in a country over a period of time। यानी कि जब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, यानी कि आज के तारीख में इतने लोग हैं, मान लीजिए 30 लाख पीपल है एक कंट्री में जो एजुकेटेड है। ओवर द टाइम क्या हुआ, ये बढ़कर 40 लाख हो गया। तो ये जो पहले से ही हमारे पास स्किल्ड पीपल थे वो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल था, लेकिन ओवर द टाइम जो ये बढ़ा वो हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये एक फ्लो कंसेप्ट है। सो लिखा है यहाँ पर कि ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन नहीं फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is associated with investment in man and his development as a creative and productive resource। यानी कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो हमें ह्यूमन में करना चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सके, एक रिसोर्स बना सके। एंड ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट while ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये तो समझ में आ गया कि अगर सोसाइटी को डेवलप करना है, इकोनॉमी का ग्रोथ करना है, तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए और अच्छी मात्रा में, अच्छा वेल एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होगी हमारे इकोनॉमी में। तो सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट कि क्या है यहाँ पर कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, एजुकेट करना पड़ेगा। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए। जब भी कोई व्यक्ति जो है काम पे जा रहा है या कुछ करना चालू कर रहा है, सीख रहा है, तो उसे ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। थर्ड कम्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ।
यानी कि सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग देने से काम नहीं होगा, आपको उसके हेल्थ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना होगा कि उसकी हेल्थ जो है डिटोरिएट ना हो, इलनेस जो उसको ओवर द टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर इंटरवल्स में उसको इलनेस हो रही है या बीमार होते जा रहा है वो व्यक्ति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसकी। एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर करना होगा। ये पॉइंट्स जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं उनको रीड आउट करूंगी और बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। एंड लास्टली एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि लोगों के पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उन ह्यूमंस को अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में लेकर आना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो उनको जो है उनको एजुकेट जो है क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन होनी चाहिए चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें चलती है, उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ों को लेकर। सबसे पहले जो हमने देखा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। So proper utility of manpower depends on the system of education and training of people. Labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person. So which enables to generate more income and एजुकेशन बाय इंडिविजुअल सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। यानी कि कंपनी जिस तरीके से जो है कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करती है, कुछ चीज़ें खरीदती है लाइक मशीनरी, और लॉन्ग टर्म के लिए उससे बेनिफिट मिलता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देगा। ठीक है, इसमें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जिस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाएगा एजुकेशन पे, उतना ही ज़्यादा स्किल्ड एंड नॉलेजेबल जो है ह्यूमन कैपिटल हमें मिलने वाला है। देन एजुकेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तो हेल्थ पे क्या एक्सपेंडिचर्स करने चाहिए, किस तरीके से हेल्थ को जो है टेक केयर करना चाहिए। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ healthy human force, and expenditure on health is important to build and maintain a productive labor to improve the quality of the life of the people in the society. Form of healthy expenditure are preventive medicine known as the vaccine, curative medicine that is medical intervention during illness, social medicine that is spread of health literacy, provision of clean drinking water, good sanitation facilities। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि वैक्सीन्स प्रोवाइड करना, देन प्रॉपर जो है हेल्दी एनवायरनमेंट देना ताकि जो वर्कर्स है वो अच्छे से काम कर सके, उनको सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिले, जो मेडिकेशन है उनका वो अच्छा हो, अगर कहीं इलनेस हो जाए उनको तो उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले उन चीज़ों का। तो ये एक्सपेंडिचर जो है वो ज़रूरी है टू मेक द ह्यूमन कैपिटल हेल्दी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देन कम्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दो टाइप की ट्रेनिंग्स होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि आप बीएस में पढ़ने वाले हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपको उससे पहले ट्रेनिंग दी जा रही है अलग से, एंड देन जो है आप जॉब करने में जाएंगे। वो जो इंटरवल होता है यानी कि ट्रेनिंग जो दी जाती है आपको, उसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन जब आप काम करते करते यानी कि आपने जो है अपना जॉब स्टार्ट कर लिया, एंड स्टार्ट जब किया है आपने, उसके साथ साथ ही आपको क्या करी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियली अनाउंस्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यानी कि फिजिकल कैपिटल भी जब ही काम करेगा जब आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। ह्यूमन कैपिटल ही अच्छा नहीं है, भले कितना ही फिजिकल कैपिटल लगा लीजिए, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ड्यू टू दिस रीजन मैनी यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड on the job training to the workers such trainings has the advantage that it can be provided fast and without much cost। यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और बहुत जल्दी से ये ट्रेनिंग मिल भी जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और हमारे लेबर को प्रोडक्टिव बनाएगा। ओके,
नेक्स्ट कम्स एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज। So unemployed people from the rural areas migrate to urban area in search of job। तो ये तो आपको पता ही है कि जब जॉब नहीं रहती है तो रूरल एरियाज से जो है लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज। And expenditure on migration is source of human capital formation as enhanced earning in the migrated place आर मोर देन इंक्रीज ऑन द कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, ओवर द टाइम कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो उनको जो है अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो हमारे कंट्री में ही रहे। सो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। Then comes expenditure on information. So expenditure is incurred to acquire information to labor market and other markets is necessary to make the decision regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock. So it involves the amount of strength on seeking information about educational institution, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है उस पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है उनको हर चीज़ का मार्केट्स किस तरीके से हैं एंड किस तरीके से उन्हें काम करना है। सो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी कि रियल नेशनल इनकम का मतलब है कि हमारे टोटल जो आउटपुट है वो किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। एंड देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन एक एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल जो है वो कर सकता है, वो इलिटरेट ह्यूमन नहीं कर पाएगा। सो अगर ह्यूमन को हमें रिसोर्स बनाना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लिटरेट बनाना पड़ेगा, उसे एजुकेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हेल्दी व्यक्ति है वो बिना रुके बिना थमे क्या कर सकता है, काम कर सकता है, लंबे समय के लिए काम कर सकता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। देन दस बोथ द एजुकेटेड and health along with many other factors like on the job training, job market information, migration, increase in the income generating capacity of an individual, ये सारी चीजें जो है वो क्या करेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। एंड ह्यूमन कैपिटल जो है अगर एक बार फॉर्म हो गया तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो क्या देखा हमने अभी तक कि जो ह्यूमन है अगर हम उस पर काम करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उसको एजुकेट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे, वेल ट्रेन कर देंगे उसको, तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बनेगा। एंड वो ह्यूमन कैपिटल अगर ज़्यादा मात्रा में होगा, हमारे कंट्री में अच्छे से काम कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से समझ ली तो लर्निंग करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रिसाइजली मैंने जो है नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल तो हमने जान लिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जान लिया, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। अगर कर भी लेंगे एजुकेट, अगर सबको पढ़ा लिया जाए, हेल्दी भी रख लिया जाए, तो आखिर इससे होने क्या वाला है। सो सबसे पहले होगा इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर जो है ह्यूमन कैपिटल अच्छा हुआ तो हमारा जो फिजिकल कैपिटल हमने यूज किया है
वो इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मीटिंग ऑफ द हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द इकोनॉमी. अगर लोग मेहनती होंगे, अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तभी वो फिजिकल कैपिटल्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. इन्वेंशंस, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर्स मेक्स बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज. जो नॉलेजेबल है, जो स्किल्ड है, वो हमारे रिसोर्सेज का क्या करेगा, अच्छे से इस्तेमाल करेगा. ही विल मेक optimum utilization of the resources. Modernization of attitude. The human capital formation stimulates innovation and creates ability to absorb new टेक्नोलॉजीज. यानी कि अगर ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक मॉडर्न एटीट्यूड आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गई, तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज को जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेगा. देन कम्स increases the life expectancy. So it has been observed that educated persons have smaller families as compared to uneducated or illiterate families. So spread of education is necessary to control the population growth. तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से वेल एजुकेटेड फैमिलीज होती है वो काफ़ी जो है छोटी रहती है, एक या दो उनके घर में जो है बच्चे देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर वही हम अनएजुकेटेड या इलिटरेट फैमिलीज की बात करें तो वहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं. सो ये कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करता है. सो ये ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस है. सो इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंस और बचे हैं जो कि यहाँ है. सो हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. अब ये तो आपको पता ही है कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी एंड प्रोडक्शन अच्छा. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. सो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल. हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल द पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, एंड दिस इन रिटर्न एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर ज़्यादा अच्छे से हेल्दी जिएंगे, हेल्दी खाएंगे और क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड्स, अगर न्यूट्रिशन वाले फूड जो है वो लेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनको हेल्दी रखेगा, और जो हेल्दी रहेगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी एंड उनकी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी. सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि मैंने आपको बता दिया है. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ ऑफ ए पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल. सो ये सारे पॉइंट्स जो थे इम्पॉर्टेंट थे, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थे. सारे के सारे 7 पॉइंट्स जो थे मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दिए. अब आता है हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है. क्या सारी अच्छी चीज़ें ही हो जाएंगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने से? तो अच्छी चीज़ें तो होंगी, लेकिन इन अच्छी चीज़ों को करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा. तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है. सो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल formation. Insufficient resources. The resources allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required. यानी कि जितना resources human capital के formation के लिए लगाया जा रहा है वो काफ़ी कम है. बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है. सो इट इज़ इनएडिक्वेट एंड सीरियस इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिल रही है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज. कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेटेड पीपल आर ईदर नॉट मेड यूज और दे आर अंडर यूटिलाइज्ड. यानी कि लोग जो है वो कोई अंडर एम्प्लॉयड है, कोई MBA करे वाला जो करा है व्यक्ति वो आज कहीं जो है अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है. सो अंडर क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर. देन ब्रेन ड्रेन. अब ये क्या है ब्रेन ड्रेन? तो देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हैंडसम सैलरीज. जो कि मैंने बताया था कि ब्रेन में ड्रेन हो जाता है, मतलब दिमाग घूम जाता है आदमी का. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि लोग जो है अपने अच्छे सैलरीज पाने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या करते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम वन place to another.
Then comes high growth of population. The continuous rise in population has adversely affected the quality of human capital. तो जितनी ज़्यादा population होगी उतना जो है human capital का जो क्वालिटी है वो ओवर द टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ कम लोग होंगे वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उनके एजुकेशन हेल्थ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पॉपुलेशन है तो किस किस पे ध्यान दिया जाएगा और कितना एक्सपेंडिचर जो है किया जा सकता है। सो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक है। देन कम्स सेवरल इम्बैलेंसेस। अब ये सेवरल इम्बैलेंसेस क्या है? सो अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन विच इज मेंट फॉर न्यू पीपल एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो उसको डाइवर्ट कर दिया गया है हायर एजुकेशन की तरफ, और जो है प्राइमरी सेकेंडरी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, क्योंकि हमें प्राइमरी हो सेकेंडरी हो हायर एजुकेशन जितने भी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस ओवर द टाइम बच्चा लेता है उन सभी स्टेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। So there is an imbalance between the demand and supply of human resources of various categories, especially in case of highly skilled personnel, and the absence of such balancing has resulted in the wastage of resources. बोल रहे हैं जो डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की और जो सप्लाई है वो काफ़ी कैसी है, इम्प्रॉपर है, अनप्लैंड है, एंड जो हाईली स्किल्ड पर्सनल्स है वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। एंड ये जो बैलेंसिंग है, द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम जो है रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ फिजिकल कैपिटल ऑल्सो। ठीक है। सो वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्टरी इन द प्रोसेस ऑफ साइंस डेवलपमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जिस तरीके का मॉडर्न हमें होना चाहिए था आज की तारीख पे उतना मॉडर्नाइजेशन हम नहीं लेके आ पाए हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो यहाँ पर ये जो है पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताए थे एंड देन मैंने प्रॉब्लम्स बता दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में आखिर क्या फ़र्क है। अब सुनने में तो ये थोड़ा एक जैसे ही लग रहा है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन को एजुकेट करना, अच्छे से उनको हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड करना, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका मतलब भी यही होता है ह्यूमन डेवलप ही उससे होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ डिफरेंसेस है। जब मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करती हूँ तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाता है, नैरो कॉन्सेप्ट है, एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही जो है ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलेगा। सो मैं इसको रीड करती हूँ एंड देन समझते हैं इसको। सो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, and human development, education and health are integral to well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value। यानी कि अगर वो वेल एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो ही वो आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक कदम आगे चल रहा है ह्यूमन कैपिटल से। So human capital is a narrow concept as it treats human being as a means to end, that is a means to increase productivity. Investment in education and health is productive if it does not reduce the output of a goods and services. So human development is a broader concept as it considers human being as the ends in themselves. Okay, so according to the human development, human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity। यानी कि ह्यूमन कैपिटल में हम चाहते हैं क्या करें कि हम ह्यूमन को
एजुकेट करें, उनको हेल्दी बनाए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, तभी वो एक ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में बोला गया डेवलपमेंट करो ह्यूमन का, उनको एजुकेट करो, उनको हेल्दी कंडीशंस दो, भले ही वो हमें आउटपुट्स दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें उन्हें डेवलप करना है। सो दिस मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दैम। ओके, नेक्स्ट कम्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या क्या है। अब ये जो आगे की चीज़ें हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग अथॉरिटीज़ है जो अपना काम करती है, किस तरीके से अथॉरिटीज़ जो है एजुकेशन और इन सबको मेंटेन करके रखती है। सो इन एजुकेशन द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल and Department of Education and various organizations like National Council of Education, Research and Training (NCERT), then University Grants Commission (UGC), and All India Council of Technical Education regulates the educational sector। यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये चार ऑपरेट कर रहे हैं। इनको सबसे पहले किसके बारे में बताया? NCERT, सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। So it is an autonomous organization which was set up in 1961, and it was set up by the government of India to assist and advise the central and state governments on the policies and programs for qualitative improvement in education sector in the school, and NCERT is the apex body for curriculums related to the matters of the school education in India। यानी कि स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे वो सारे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT देखेगी। ये था NCERT। देन कम्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC। So it comes to existence on 28 December 1953 and became a statutory organization of the Government of India by the Act of Parliament in 1956. And the main work of this is to coordinate, determine and maintain the standards of teaching, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी कि यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी एजुकेशनल चीज़ें हैं वो ये UGC देखेगा। देन कम्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो इनका काम क्या है, इस अथॉरिटी का काम क्या है? सो इट वाज सेट अप इन नवंबर 1945 एज अ नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशनल सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। सो जितने भी टेक्निकल एजुकेशनल सिस्टम्स है उन सबको क्या करेगा, देखने वाला कौन होगा हमारे पास? AICTE। याद रहेगा आपको कि 3 हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। So the expenditure of education and health assume great importance information of human capital, so it is very important that expenditure provides positive result, and to ensure benefits the government intervention is essential because it creates both private and social benefit। यानी कि सरकार का जो है बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर जो है सरकार को आगे आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि वो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सके। The role of government is important to ensure that the private providers of the services are to the standard stipulated by the government and charge the correct price। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है तो कहीं वो ओवर चार्ज नहीं कर ले, उसकी जो प्राइसेस है, जो फीस है या जो भी चीज़ें वो कर रही है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स रहे। ठीक है, then comes educational sector in India। So the expenditure by the government on education is expressed in 2 ways, as a percentage of the total government expenditure और as a percentage of the GDP। यानी कि इन दोनों तरीकों से हम जो है मेजर कर सकते हैं कि सरकार जो है कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। The increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise and fall। So however, if we include the private expenditure incurred by the individuals
and by philanthropic institution the total education expenditures will be much higher। यानी कि ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर्स करे गए हैं वो अनयूनिफॉर्म है, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है। हालांकि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी हायर हो जाती है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा काफ़ी सारे जो काम है वो यहाँ पर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सके। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। सो एडल्ट लिटरेसी का मतलब क्या है, इसके अंदर जो अचीवमेंट्स है वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर दे रखा है आपकी बुक में कि कितने परसेंट से जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है ओवर द टाइम। सो एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? सो एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। यानी कि टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में कितनी एडल्ट है जो पढ़ी लिखी है। देन प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज द रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ द प्राइमरी स्कूल। यानी कि प्राइमरी स्कूल जो है उसका लास्ट ईयर चल रहा हो, यानी कि कंप्लीशन की प्रोसेस में है। एंड यूथ लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एज बिटवीन 15 to 24 हु कैन विथ अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट इन देयर एवरीडे लाइफ। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, तो वो जो है यूथ लिटरेसी रेट में आएगा। ओके, देन कम्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर। तो अब हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए हम क्या बेनिफिट्स या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, क्या हो सकता है। सो द लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ आर इंक्रीजिंग, but there is still a large number of illiterates, almost as much as India's population was at the time of independence। यानी कि अभी भी इतना जो है पॉपुलेशन के अंदर लिटरेसी देखने को नहीं मिल रही है। एंड इन 1950 it was noted that directives of the constitution that the government should provide free and compulsory education to all the children up to the age of 14 years। यानी कि ये तो आपको पता ही है, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 14 साल के जो भी बच्चे रहेंगे उनके जो भी एज है 14 इयर्स तक के बच्चे जो है उनको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एंड सो we have also well done in this and we would have achieved 100% literacy by now। अगर हम अच्छे से करते और अच्छे से इसको फॉलो करते तो हो सकता था कि 100% लिटरेसी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड जेंडर इक्वालिटी जो है, जेंडर इक्विटी यहाँ पर नहीं है। सो बेटर एंड बिफोर द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। यानी कि बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितना मेल और फीमेल में पहले डिफरेंस था उनके लिटरेसी को लेकर वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। यानी कि जो विमेंस है वो भी क्या हो रही है, अब एजुकेट हो रही है, वो पढ़ रही है एंड आगे बढ़ रही है। ठीक है, देन कम्स ये विमेन का ही आ गया। सो हाउएवर विमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड। हालांकि कितना भी पढ़े लिखे हो गए पर अभी भी जरूरत है कि उन पे और अच्छे से ध्यान दिया जाए। सो टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, वीमेन एजुकेशन मेक्स फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी घर में तो वो कहीं ना कहीं बाकी सारे लोगों को के लिए भी अच्छा रहेगा। उनका जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि किस तरीके से उसको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, प्लस किस तरीके से जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली को, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकती है। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे सरकार के द्वारा लाई गई थी स्कीम, सो सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड वाज लॉन्च्ड इन 2015 by the Indian government to generate awareness and improve the efficiencies of welfare services intended for girls in India। यानी कि पहले तो आपको पता ही है, पहले के आज के टाइम पे भी होता है कि अगर गर्ल चाइल्ड जो है वो जन्म लेती है किसी फैमिली में तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए तो एक कर्ज है, मतलब एक बहुत ही गंदी बात है और उसको हमें नहीं रखना चाहिए। तो सरकार की इस स्कीम के वजह से जो है काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है वो धीरे धीरे अब समझ रहे हैं दैट जो वीमेन है यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है वो इक्वली कैपेबल है टू डू द वर्क
and to become a human capital for the country. ठीक है, prevention of gender bias, sex selective elimination, ensuring the survival and protection of girl child and ensuring education and participation of the girl child. यानी कि जो औरतें हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो है एजुकेट हो और अच्छे से अपना काम करे, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करे एंड नेशन के लिए वो भी एक ह्यूमन कैपिटल बने एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सके. सो ये था. एंड लास्टली हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है कि हायर एजुकेशन के फ्यू टेकर्स क्या क्या है. सो द इंडियन एजुकेशन पिरामिड स्टीप indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. यानी कि अगर एक पिरामिड बनाया जाए तो जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देन ऊपर थोड़ा और कम लोग पहुंचते हैं, फिर उसके ऊपर और कम, एंड बहुत ज़्यादा जो हाईली एजुकेटेड पीपल है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं. सो एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSSO के द्वारा एक सैंपल सर्वे किया गया था, उसमें उन्होंने क्या बताया that in the year 2011-12 the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural area was 19% and their urban counterparts had a relatively less level of unemployment at 16%. The most severely affected ones were the young rural female graduates यानी कि गांव खेड़े में रहने वाले जो फीमेल्स है यानी कि जो वीमेन है उनका यहाँ पर जो है हालत अच्छी नहीं थी. As nearly 30% of them were unemployed. In contrast to this, only 3.6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. The situation is yet to improve as indicated by periodic labor force survey. यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा कहा गया है कि ये जो सिचुएशन है इसे हमें क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा. यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी, सिर्फ पढ़ने लिखने से भी नहीं होगा. हायर एजुकेशन अगर आप ले भी लेते हैं तब भी बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है हमें अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो ये पूरा चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक एक करके अच्छे से सारे पॉइंट्स बता दिए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कुछ चीज़ें आपको याद भी हो गई होगी. एंड अगर आपको इसकी ट्रिक्स और कुछ अच्छी चीज़ें जाननी है तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.